बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम करते हैं आपको टॉपर्स वन चैनल पे। हमने पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसने पीछे हम 2 लेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बातें की हैं। एक तो पॉपुलेशन के बारे में, दूसरा आरसीएच प्रोग्राम। आरसीएच प्रोग्राम हमें क्या अवेयर करता है, आरसीएच प्रोग्राम को स्टेबलाइज करना, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी करना तो क्या होगा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आ सकते हैं। एडवांसेस में चेंजेस के बारे में हमने पढ़े, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। उसी में से आज हमको एक बात करना है, एमटीपी। पीछे हमने बहुत सारे क्या किए थे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ाई की थी। उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में एक मेथड है एमटीपी, और इस मेथड के बाद हम इनफर्टिलिटी के ऊपर बात करेंगे, और इनफर्टिलिटी के बाद हम जो बातें करेंगे वो एसटीडी पे बात करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे बात करेंगे, या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ट्रांसफर इन्फेक्शन जो होता है एसटीआई, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जब एमटीपी की बातें कर रहे हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बातें कर रहे हैं, ये होता है कि जब कोई बच्चा यूटेरस के अंदर तैयार हो रहा होता है, तो फूल टर्म प्रेगनेंसी होने से पहले, फूल टर्म प्रेगनेंसी कितना होता है 9 मंथ 30 डेज का। फूल टर्म प्रेगनेंसी होने से पहले उस बच्चे को बाहर निकाल लेना ही कहा जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन, मतलब रिलीज करवाना प्रेगनेंसी को। जो प्रेगनेंसी चल रही है वो प्रेगनेंसी को वहां से रिलीज करवाना। हम ये भी देखेंगे किस कब करवाया जाता है और क्या क्या कंडीशंस है। एक समय इंडिया में एमटीपी इलीगल था, फिर 1971 में इंडिया में इसे निगम कर दिया जाता है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, क्योंकि कुछ इसके मिसयूज भी होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उस मिसयूज को बचाने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो मिसयूज को बचाने के लिए जो रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, उस रेस्ट्रिक्शन के आधार पर हम क्या करेंगे, एमटीपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एमटीपी, ये आपको एक बच्चा दिख रहा है, यहाँ एक डॉक्टर है जो इनको सलाह दे रहे हैं कि आपको एमटीपी कब करवानी है। तो आप इन डॉक्टर से देखें, डॉक्टर से लीगल तरीके से ही बताएंगे, और लीगल तरीके से एमटीपी करवाया जा सकता है। क्या कहता है, इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल मतलब सोच समझ के, अगर अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा रहे, वॉलंटरी तरीके से करवा रहे, तो उसे हम बोलते हैं एमटीपी। इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड एबॉर्शन, एबॉर्शन कराना। कई बार सुना होगा कि एबॉर्शन करा लिया, अब एबॉर्शन क्यों करवा रहे हो, क्या कंडीशन है एबॉर्शन कराने का, और ये एबॉर्शन का क्या कंडीशंस हमारे कंट्री में चलता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या आउट किए हुए ये चल, क्या कभी भी एबॉर्शन कराया जा सकता है ना। एबॉर्शन को लेकर के कानून क्या है इंडिया में, वो सब चीजें को देखेंगे। देखो, ये एनसीईआरटी का लेक्चर है। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए बहुत है जरूरत है इस चीजों का, और जो वीडियो को कुछ सीखने के लिए देख रहे हैं वो भी समझ सकते हैं इस चीजों को। एमटीपी कह रहा है कि इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। पूरे प्रेगनेंसी होने से पहले ही अगर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा दिया जाता है, बच्चे को रिलीज करवा दिया जाता है, तो उसे एमटीपी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में एमटीपी जो हो रहा है वो 40 to 50 मिलियन पूरे वर्ल्ड में एक साल के अंदर हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या, 1 मिलियन मतलब 10 साल, मतलब 450 से 5000 लाख बच्चे क्या किए जा रहे, अबॉर्शन किए जा रहे पर ईयर। तो एक बहुत गंदी डाटा कर सकते हो, बट किस कंडीशंस में हो रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। हम इसमें गंदी डाटा का तो दिए, बट देखना होगा रीजन के साथ।
पूरे वर्ल्ड में जितने प्रेगनेंसी होता है, अगर 5 प्रेगनेंसी हो रहा है तो 5 में से एक यहाँ क्या किया जा रहा है, एमटीपी करवाया जा रहा है, एक को रिलीज कर रहा है। द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी, जितना प्रेगनेंसी एक साल में होता है उसका प्रत्येक 5 बच्चे पर 5 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर दिया जाता है, अबॉर्शन करा दिया जाता है। करा वेदर टू एक्सेप्ट recognized MTP not being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious and social issues। बहुत से कंट्री में एबॉर्शन कराना लीगल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। करेक्ट, क्यों नहीं एक्सेप्टेबल? तो वो तो एक कंट्री के मामले में आता है, वो डिबेटेबल है। किस कंट्री हो सकता है इमोशनल टच, तो भाई वे बच्चे जो जन्म लेने वाले हैं वे उस बच्चे ने पूरे जीवन देखा नहीं है, उसको उससे पहले खत्म कर देना, ये थोड़ा इथिकल तरीके से, धार्मिक तरीके से, रिलीजियस हो सकता है, सोशल कारण हो सकते हैं, जिसके कारण से इस चीजों को लीगलाइज नहीं किया गया, अबॉर्शन करना बैन। हमारे कंट्री में भी 1971 से पहले ये बैन था, है ना, 1971 से पहले बैन था। 1971 में एक एक्ट आता है सुप्रीम कोर्ट का, एक कानून आती है ना, और उसमें से हमारे गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट से ये लागू कर देती है कि एमटीपी इंडिया में करवाया जा सकता है। अब जब गवर्नमेंट लागू कर दिया तो इसके कुछ मिसयूज होने होंगे। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि कोई भी कानून बनती है तो उसके बहुत से मिसयूज होने लगते हैं। तो हमारे यहाँ जो कानून बनती है उससे ज्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो ये भी कानून जब बना तो कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ बना, ताकि इसका किसी भी तरीके का मिसयूज ना, है ना, किसी भी तरीके का मिसयूज यहाँ ना हो। कहता इस रेस्ट्रिक्शन आर अमंग द मोर इंपोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेशन। पहला बात ये है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मान लिया जाए कई बार इसका सबसे बड़ा मिसयूज हुआ वो फीमेल फीटिसाइड्स। अगर यूटेरस में पता चला कि फीमेल बच्चा है तो उसके अबॉर्ट करवा दिए। अगर सोचो जो फीमेल ऐसी सोच रखती है कि फीमेल बच्चों के अबॉर्शन करवाती है ना, जिस फीमेल की सोच इस टाइप का होगा वो फीमेल बच्चों के अबॉर्शन करवा रहे हैं, सुन उन्हें फीमेल होने पे घृणा होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बिना फीमेल अगर हम लोग भी जन्म लिए तो फीमेल के द्वारा ही जन्म लिए, और एक फीमेल अगर उनके यूटेरस में, उनके गर्भाशय में जो बच्चे बन रहे अगर वो फीमेल है और उसको अबॉर्शन कराना, ये तो शर्म की बात है। तो एक इस बेस पे रेस्ट्रिक्शन है कि आप डॉटर या सन का आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि सर डॉटर है तो खत्म करा दो, एमटीपी करवा दो, सन है तो ठीक है। ऐसे मिसयूज होने लगे क्योंकि हमारा देश पृथ्वी प्रधान देश, मेन प्रिंसिपल कंट्री, और जहां भी मेन प्रिंसिपल कंट्री होगा वहां पर ऐसी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो ये पता था सरकार को कि इंडिया में अगर एमटीपी लागू करते हैं तो ऐसे मिसयूज किए जाएंगे। इस कारण से इंडिया में यहाँ पर से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे कि आप इनडिस्क्रिमिनेशन करोगे, ये नहीं देखोगे कि मेल है फीमेल है। इलीगल फीमेल फीटिसाइड्स व्हिच वर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया। इंडिया में देखा एमटीपी कानून आने से पहले फीमेल फीटिसाइड्स को बहुत ज्यादा क्या किया जाता, एमटीपी करवाया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता। तो फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि भाई फीमेल फीटिसाइड्स चेक करके कि बच्चा जो बन रहा है, जो फीटस बन रहा है वो फीमेल है, इसमें एमटीपी करवा रहे हैं तो वो यहाँ पर नहीं हो सकता, है ना, उसके लिए कॉन्वेनिएंट वैध नहीं है, यहाँ पर रोका गया है। कह रहा एमटीपी करवाना ही क्यों है? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancies either due to casual unprotected intercourse। कह रहा कि अगर कोई प्रेगनेंसी हो गया, वो भी नहीं चाहते थे कि बच्चे हो, है ना, वे नहीं चाहते थे कि बच्चे हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए, किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किए, और वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, प्रेगनेंसी भी हो जाती है। अब ऐसे कंडीशंस में वो चाह नहीं रहे कि बच्चे हो, तो फिर वहां से क्या करा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। या फाइबर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव
यू ड्यूरिंग द कोइटस, है ना। अगर क्या होता है कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशन बनाया गया और अगर मान लिया जाए तो वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज भी किया गया, लेकिन हुआ क्या कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया, हैंगओवर साबित हुआ। और अगर कॉन्ट्रासेप्टिव हैंगओवर साबित हुआ तो वैसे सिचुएशन में भी क्या होंगे, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो उसे रोकने के लिए भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे रोका जा सकता है। अगर कोई रेप केस होते हैं, किसी भी तरीके की किसी फीमेल के साथ सेक्सुअल मिसबिहेव होता है, गलत सेक्सुअल रिलेशन बनाए जाते हैं, रेप केस जिसे कहते हैं, और वैसे में वो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वैसे कंडीशंस में एमटीपी करवाए जा सकते हैं। एमटीपी आर आल्सो एसेंशियल इन certain case where continuation of the pregnancy could be harmful या even fatal by the mother or the fetus। एमटीपी उस कंडीशन में करवा सकते हैं कि अगर कोई प्रेगनेंसी हो रही, बच्चे जन्म हो रहे हैं, उस बच्चे में किसी भी तरीके का डिफेक्ट हुआ और पता है कि अगर उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करवाया जा रहा है, जिसके कारण से वो बीमारियां बच्चों में भी फैलेगी, मदर को भी फैलेगी, जिस कारण से बच्चे या मदर का डेथ हो सकता है। फाइटन यहाँ जो वर्ड यूज करता है डेथ के लिए यूज करता है बायोलॉजी में। तो अगर डेथ हो सकता है तो वैसे सिचुएशन में भी एमटीपी निगम किए गए। हाँ, अगर कोई प्रेगनेंसी है, किसी भी तरीके का डिफेक्ट हुआ, उस डिफेक्ट के कारण से मदर या बच्चों को डेथ हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में एमटीपी करवा सकते हैं। कहता है एमटीपी आर कंसीडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखो प्रेगनेंसी क्या होता है, 9 महीने का प्रेगनेंसी होता है। 9 महीने के प्रेगनेंसी में पहला 3 महीना जो था वो सेफ माना जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले अप टू 12 वीक के आसपास का जो रहता है वो सेफ माना जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। वन डिस्टर्बिंग टेंड टू बी क्या कहता ऑब्जर्व इज दैट मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी आर परफॉर्म illegally by unqualified coacs which are not only unsafe but could be fatal। क्या होता है कि पहला ट्राइमेस्टर मतलब 12 वीक तक इसको सेफ माना जाता है। 12 वीक के बाद, है ना, 12 वीक के बाद इसको क्या कहते हैं, 12 फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने में मतलब हो गया कि 12 वीक तक इसको सेफ मान रहे, 12 वीक के बाद इसे अनसेफ माना जाता है। दूसरी बात है कि जब भी अगर एमटीपी करवाया जाए तो एक ये निगम तरीके से नहीं हो, निगम तरीका हो और किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से ना कराए या किसी एक्सपर्ट से ना कराए, जो इस एरिया का एक्सपर्ट क्वालिफाइड डॉक्टर उनसे कराया जाए। क्योंकि कई बार ऐसे चांस होते हैं कि किसी से भी एमटीपी करवा रहे हैं और उसके कारण से मदर का डेथ हो जाता है, बच्चों का डेथ हो जाता है, तो वो चीजें ना हो। इसलिए ऐसा हमें क्या होना चाहिए, अनसेफ तरीका नहीं होना चाहिए, but could be fatal to another dangerous trend in the misuse of amniocentesis to determine the sex of the unborn child। कहता है दूसरा जो मिसयूज है एम्ब्रियोसेंटेसिस का, जो क्या कहते हैं, जो बच्चा भी जन्म ले लिया उस बच्चे का सेक्स डिटरमाइन कर रहे हैं कि मेल है या फीमेल है। अब वहां पर सेक्स डिटरमाइन करने के लिए क्या होता है कि एम्ब्रियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। देखिए हम आगे समझते हैं कि किस तरीके से सेक्स डिटरमाइन किए जाते हैं। और अगर सेक्स डिटरमाइन किए जाते हैं तो सेक्स डिटरमिनेशन में एम्ब्रियोटिक फ्लूइड मिलते हैं जहां से इन्फेक्शंस के भी चांस बनते हैं। तो कहता है मोर रिस्क on disturbing the observed in that majority of the MTP are performed in by unqualified cats, not only unsafe but could be fatal to another dangerous क्या है इसका क्या अनबॉर्न चाइल्ड का जो चेक किया जाता है, सेक्स डिटरमिनेशन कराए जाते हैं। कहता है frequently if the fetus is found to be female it is formed by MTP, this is totally against what is illegal। क्या कहा जाता है कि अगर मान लिया जाए कि सेक्स डिटरमिनेशन करवाए और सेक्स डिटरमिनेशन करवाने के बाद पता चला कि बच्चे फीमेल हैं, उसके बाद उसका एमटीपी करवाया गया, तो ये टोटली इलीगल है, अगेंस्ट है, उस लॉ के अगेंस्ट है। आर यू अवे फ्रॉम बर्थ डिफेक्ट। कई बार ऐसे भी होते हैं कि बच्चे जन्म के साथ बहुत से डिफेक्ट के साथ होते हैं, उनमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। पेरेंटल हिस्ट्री है कि अगर मान लो उनके पेरेंट्स में, उनके खानदान में कोई बीमारियां होती आ रही है जेनेटिक, तो वो लगातार से प्रोसेस चलते जा रहे हैं। तो एक जो डिफेक्ट आता है पेरेंटल डिफेक्ट, उसके बारे में अवेयर होना है, पता करना है कि कोई ऐसी डिफेक्ट तो नहीं है।
चलिए आगे हम बात करते हैं। ये देखोगे ये कुछ डिफेक्ट्स है। यहाँ पे देख लो बच्चों का, ये जो कई बच्चों के देखो यहाँ से कटा हुआ रहता है, ये जन के साथ कटे हुए रहते हैं। कई का यहाँ पे देख रहे फेस कैसा हो गया, ये कुछ सिंड्रोमिक डिजीज होते हैं उस टाइप का आ गया। किसी का टेल एनाम टेल जो होता है पीछे से पूंछ की तरह स्ट्रक्चर आ जाती है, वो एनाम टेल्स आ जाते हैं, जो कि ये देखो यहाँ बच्चे का पैर टेढ़े हो गए है ना। ये यहाँ पर क्या है, कॉन्वोल्यूशन है, आई इसका देखो आई क्या हो गया, आगे की ओर जो आईबॉल है वो आगे की ओर फेंक दिया, स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे कई बीमारियां हैं जो बर्थ डिफेक्ट के साथ हो सकती है, जन्म के साथ ये समस्याएं बच्चों में दिख जाती है ना। तो ऐसे कई डिफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इज देयर ए मेथड टू डिटेक्ट दिस डिजीज? अब ये मेथड क्या हो सकता है, इस डिजीज को कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चों में ऐसी डिफेक्ट आ रही है? क्या ऐसा संभव है, पहचाना जा सकता है? तो जरूर पहचाना जा सकता है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होंगे, या फिर बच्चों में किसी भी तरीके का डिफेक्ट होगा, तो क्या चेक किया जा सकता है? ये डॉक्टर कह रहे हैं यस, चेक किया जा सकता है ना। एक मिनट वेट करना। चलो देखो ये आगे बात हम करते हैं एमनियोसेंटेसिस। अब ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियो जो वर्ड आता है एमनियोटिक फॉर्म में आता है। आपने जब रिप्रोडक्शंस पढ़े होंगे तो आपको ये पढ़ाया गया होगा जब एम्ब्रियोजेनेसिस की बात किया होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता था कि एक एमनियोटिक कैविटी तैयार होता था, और ये जो एमनियोटिक कैविटी तैयार होता था उस एमनियोटिक कैविटी के अंदर कुछ फ्लूइड भरे रहते थे, और ये एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा होता था उसे बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसके बाहरी लेयर को एपिमास्ट कहते हैं, और उसके बाद जो होता है हाइपोमास्ट होता है, जो क्या करता है, यंगल्स को प्रोड्यूस करता है। ये एम्ब्रियोजेनेसिस का पार्ट है। अब इसके अंदर देखो ये बच्चे जो तैयार होते हैं वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही होते हैं। ये पूरी पैकेट को एमनियोटिक सैक बोला जाता है, और उस सैक के अंदर एक फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होते हैं। और ये देखो ये जो पैप जैसा देख रहे हो, दिस अम्बिलिकम कॉर्ड, और ये मदर की बॉडी है, इसे प्लासेंटा कहते हैं। तो देखोगे आज क्या होगा, इसमें प्लासेंटा होगा। ये वाला पूरा रीजन जो है प्लासेंटा का है, और इस प्लासेंटा से ये अम्बिलिकम कॉर्ड बच्चों में जुड़ा हुआ होता है ना। ये अम्बिलिकम कॉर्ड इस बच्चों में जुड़ा हुआ रहता है, बच्चों की बॉडी एक पतले से पाइप्स होते हैं, हाँ, उससे बच्चे जुड़े हुए रहते हैं। अब इस कैविटी से क्या होता है कि कुछ लिक्विड्स अगर बाहर निकालेंगे तो इसमें बच्चे का कुछ सेंस रहते हैं, एम्ब्रियो का कुछ सेंस रहता है। उस सेंस से हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स, जीन की स्टडी किया जा सकता है। और यहां से किसी भी तरीके का कोई भी जीन में अगर किसी भी तरीके से डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट का स्टडी किया जा सकता है। तो ये एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है इस प्रोसेस को, जहां से हम इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। और इसी का मिसयूज किया जाता है कि यहाँ से कुछ सेल ऑब्टेन किए जाते हैं, और सेल ऑब्टेन करके उससे XX क्रोमोसोम और XY क्रोमोसोम देखते हैं। अगर XX क्रोमोसोम है तो फीमेल हो जाएगा, और XY क्रोमोसोम है तो मेल हो जाएगा, है ना। ऐसी चीजें क्या होती है, फीमेल फेटिसाइड या का एक कारण बनता है सेक्स डिटरमिनेशन, है ना। और ये डिटरमिनेशन करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक किया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इट इज अ रैंडम टेस्ट हो रहा है, determination test based on the genetic makeup in the same from the amniotic fluid। उस amniotic fluid से जो सेम निकाला गया, समझ ना, उस amniotic fluid से जो सेम निकाला गया, उस सेम से क्या किया जा रहा है, सेक्स डिटरमिनेशन टेस्ट करा सकते हैं, फीटल डिसऑर्डर टेस्ट करा सकते हैं। अगर जो फीटस के अंदर किसी भी तरीके का डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोसोम में डिफेक्ट है, जीन के अंदर डिफेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट है बच्चों, तो वहां पर से टेस्ट कराया जा सकता है, और उस टेस्ट के बाद यहां से कर सकते हैं कि एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। कहता परफॉर्म बिटवीन 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एमनियोटिक जो एमटीपी देखो करवाना फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है, लेकिन एमनियोसेंटेसिस करवाना जो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर में होता है। एमनियोसेंटेसिस में सेकंड थर्ड महीने के बाद लगभग बेबी का क्या होता है, बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती है, सेक्स ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं, इसका आंसर भी हम वहां पर क्या मानते हैं, सेफ मानते हैं। तो 15 से 20वें वीक में
12 हो गया, 15 से 20वें वीक में इस चीजों को सेफ माना जाता है एमनियोसेंटेसिस के लिए। उससे पहले रिकमेंड नहीं करते हैं, उसके बाद भी रिकमेंड नहीं करते। तो 15 से 20 वीक मतलब हो गया कि सर चौथे महीने में, हाँ ना, चौथे से 5वें महीने के बीच में एमनियोसेंटेसिस करवाया जा सकता है। क्योंकि अगर सोचो तीसरे महीने से पहले एमनियोसेंटेसिस करवा लिया और ये सबको पता है कि तीसरे महीने के अंदर एमटीपी करवाना सेफ माना जाता है, और उसके पहले एमनियोसेंटेसिस करवाया और पता चल गया कि बच्चा जो फीमेल, तो वहां से फीमेल फीटिसाइड होने की चांसेस। इसलिए सेफ ये तब है जब हमें ये लगता है कि फीमेल फीटिसाइड्स नहीं हो सकते हैं, जेनेटिकली डिसऑर्डर है, उस समय करना है। तो ये 15 से 20 वीक में 15 से 20 वीक 20वें वीक में, हाँ ना, इस सेफ मानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड सैंपल इज टेकन एंड टेस्टेड, वहां पर सैंपल लिया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। ये देखो एक इंजेक्शन से, ये इंजेक्शन के थ्रू ये सैंपल लेंगे और ये अल्ट्रासाउंड से एम्ब्रियो को देखा जाता है। ग्लोइंग अल्ट्रासाउंड मशीन लगी हुई है, वहां से देखा जाएगा कि कहीं डैमेज ना हो जाए, बच्चों को इंजेक्शन ना लग जाए। तो उससे क्या किया जाएगा, इससे एमनियोटिक फ्लूइड को ऑब्टेन किया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाएगा। जैसे यहां से एमनियोटिक फ्लूइड ले लेंगे यहां से, तो वहां से उस सैंपल की जांच की जाएगी कि क्या कोई डिफेक्ट है या नहीं है, क्या एमटीपी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। कहता है फीमेल फीटिसाइड का रीजन क्या है, हाँ ना। एक तो सबसे पहले एमनियोसेंटेसिस, एक गलत हेडिंग बढ़िया है हमसे, हम लोग एमनियोसेंटेसिस का एक रीजन कर सकते हैं कि इससे आप एडवाइस कब दिया जाता है, हाँ। एक तो दिया जाता है कि आप एडवाइस कब दे लो फीमेल अच्छे का, हाँ ना, वो एक रीजन करना दे दिया। एक मतलब का ऊपर वहां पर ध्यान रख देना, फीमेल फीटिसाइड्स या एमनियोसेंटेसिस की एडवाइस, फीमेल फीटिसाइड्स का नहीं, एमनियोसेंटेसिस की एडवाइस, बराबर, ठीक है। तो काटे दो उसको, ये वो तो है भाई, शायद आपने लिखा है, आपने लिखा तो हम तो पढ़ने लगे, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में इसको हटा ही दिया जाए तो बेहतर है, इसको हटा दो, ठीक है। इसके रीजन एमनियोसेंटेसिस की एडवाइस क्या होता है। एक तो जो मदर है, जो मदर एमनियोसेंटेसिस करवा रही है, उनकी एज 35 ईयर से अबव होनी चाहिए। दूसरा कहा जाता है कि ये देखना चाहिए कि क्या प्रीवियस प्रेगनेंसी में, जो पहले प्रेगनेंसी हुई थी, उसमें कोई ऐसा हिस्ट्री आया, डॉक्टर चेक करेंगे, निगम तरीके से चेक करेंगे कि क्या पिछले प्रेगनेंसी में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर का हिस्ट्री है, बच्चों में किसी तरीके का बीमारी देखने को मिला था। अगर जिनकी पहली है ना, उनको अल्ट्रासाउंड से चेक करेंगे, एमनियोसेंटेसिस से चेक किया जाएगा। तो क्या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी होना चाहिए। क्या जो पिछले प्रेगनेंसी हुए थे उसमें किसी भी तरीके का एब्नॉर्मलिटी था, किसी भी तरीके का डिफेक्ट था क्या, वो सब चीजों को यहाँ देखा जाएगा, है ना। एब्नॉर्मलिटी फाउंड इन बाय अल्ट्रासाउंड, क्या अल्ट्रासाउंड के थ्रू किसी भी तरीके की एब्नॉर्मलिटी आई थी, ये चेक करेंगे। फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक डिजीज, अगर मान लो कि जैसे बर्थ डिजीज हमने दिखाया, तो उस तरीके के कोई भी प्रॉब्लम्स बच्चों में दिख रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाती है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे फैमिली हिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक डिजीज, जेनेटिकल डिजीज के द्वारा यहाँ पर देखा जा सकता है कि क्या परिवार में कभी ऐसी समस्याएं रही थी, है ना। अगर परिवार में कभी ऐसी समस्याएं रही है तो उसके बारे में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया एमटीपी। एक मिनट का ब्रेक लीजिए, उसके बाद हम इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं। बच्चों आपका ब्रेक हो गया होगा, एक मिनट का, रात एक टॉपिक खत्म हुआ आपका। दूसरा है इनफर्टिलिटी। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज की, कि कोई आदमी का मानो किसी किन्हीं का अभी नया नया शादी हुआ है, नया नया शादी हुआ है, वो 1-2 साल तक सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, शादी के बाद 1-2 साल तक सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है या इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रही है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रहा है, हाँ। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो वैसे सिचुएशन में इनफर्टिलिटी कहा जाता है।
तो ये इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। अर्थात अनप्रोटेक्टेड मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जा रहा, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन बनाए जा रहे हैं, फिर भी किसी भी तरीके का वहां पर क्या हो रहा है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, किसी को कंसीव नहीं कर पा रहे, तो वैसे कंडीशंस में इनफर्टिलिटी कहा जाता है, इनफर्टाइल्स कहा जाता है। बच्चे नहीं होंगे क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा तो बच्चे नहीं होंगे, और जब बच्चे नहीं होंगे तो वो क्या कहा जाएगा, इनफर्टिलिटी। अब ये देखो जिन कपल्स को बच्चे नहीं होते ना, उनको बहुत सारी चीजें बुरा पता है। कई बार तो फीमेल को ताना दिया जाता है क्योंकि हमारे समाज में मेल प्रिंसिपल है, मेल को कोई ताना नहीं देते। इनफर्टिलिटी के कारण सिर्फ फीमेल होगी जरूरी नहीं है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों में डिफरेंस आ सकती है। तो हमारे समाज में कहा जाता है मेल तो प्रधान है, मेरा बेटा तो क्या होगा, उसमें इनफर्टिलिटी आ ही नहीं सकता है, जो भी आएगी वो घर की बहू में आएगी, ऐसा कहना गलत है। इनफर्टिलिटी किसी में भी आ सकता है, किसी के कारण से भी आ सकता है, मेल में भी डिफेक्ट हो सकते हैं, फीमेल में भी डिफेक्ट हो सकता है। तो किसी में भी डिफेक्ट होने के कारण से क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी कॉज हो सकता है। अब समाज ऐसी ताना देती है, वो कहती है कि भाई अगर मान लो कि कोई मेल का बच्चे नहीं हुए, मेल के बच्चे नहीं फीमेल के बच्चे होंगे बट कपल्स तो ही देंगे ना, मान लो किसी कपल्स के बच्चे नहीं हुए, अब उनको मेल को चढ़ाया था कि भाई आप तो आपके पास क्या है, मेल के कैरेक्टर ही नहीं है ना, फीमेल को अलग ताने दिए जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में लोग फिजिकली इमोशनली टॉर्चर होते हैं, साइकोलॉजिकली ऑपरेशन रहते हैं। अब ये हो सकता है कि इनको किसी भी तरीके का डिजीज हो जिसके कारण से प्रॉब्लम्स आ रही है। फिजिकल स्टेज से फिजिकल प्रॉब्लम है क्या, कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब शायद ऐसी जगह नहीं बना पाई जहां पर फर्टिलाइजेशन हो पाए, यूटेरस सुटेबल नहीं हो पा रहा इम्प्लांटेशन के लिए, ऐसे फिजिकल पेन, मेल का पेनिस जो है इरेक्टाइल नहीं हो पा रहा है, टेस्टिस के अंदर स्पर्म नहीं बन पा रहे, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसके कारण से इनफर्टिलिटी कॉज हो सकती है, किसी बीमारी के कारण से, फिजिकल कारण से। कई बार इम्यूनोलॉजी का होता है। इम्यूनोलॉजी का क्या होता है कि देखो बच्चे जो बनते हैं मदर के बॉडी में बनते हैं, अब मदर की बॉडी के अंदर बच्चे एज ए पैरासाइट, कोई भी स्पर्म्स गया अगर बाहर से कोई भी सेल बॉडी में एंट्री करती है तो बॉडी उसको अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है। तो मान लो स्पर्म गया और फीमेल की बॉडी उस स्पर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार करती है, या फिर अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जायगोट बने हैं उसके अगेंस्ट क्या करने, एंटीबॉडी तैयार करने का। तो किसी भी तरीके का अगर एंटीबॉडी तैयार करता है तो उस एंटीबॉडीज के कारण से क्या होगा कि वो जो सेल स्पर्म्स है या फिर जो जायगोट डेवलपिंग है या फिर जो एम्ब्रियो बन रहे हैं, ये सब क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो कई बार इम्यूनोलॉजी के कारण से भी क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो बीमारियां भी हो सकती है, फिजिकल हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण से भी होता है कि जब कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे तो उनकी पास में क्या होता है, हार्मोनल डिस्चार्ज काफी ज्यादा होते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट में, और उस हार्मोनल डिस्चार्ज काफी ज्यादा होता है या फिर हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, ये दोनों सिचुएशंस में क्या होता है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। तो साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा चल रहा है, ड्रग्स काफी ज्यादा यूज कर रहे, दवाइयां काफी ज्यादा ले रहे हैं, और इस ड्रग दवाइयां लेने का जो साइड इफेक्ट है उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। कई बार तो कई सालों से कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह यूज कर रहे हैं, अब कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करने के कारण से भी क्या हुआ, वो दवाइयां ने अब नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया, अब वो क्या हो रहा, फर्टिलाइज ही नहीं होने दे रहा, प्रेगनेंसी कंसीव ही होने नहीं दे रहा। तो ऐसे कई कारण हो सकता है जिसके कारण से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किए जा सकते, है ना। तो डिजीज, फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, ड्रग्स, साइकोलॉजिकल, कॉन्जेनाइटल, ऐसे कई समस्याएं हैं जिसके कारण से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो सो व्हाट हैपेंस व्हेन कपल आर डायग्नोस्ड इनफर्टाइल। अब क्या किया जाएगा जब किन्हीं कपल्स को डायग्नोज किया गया, जांच किया गया और जांच में पता चला कि उनके पास फर्टिलिटी नहीं, कैपेसिटी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं।
क्या हम इसके लिए कोई उपाय करेंगे, क्या उस कपंग को बिना चालन के रहने देंगे? देखो अगर कपंग बिना चालन के रहेंगे वो बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, क्योंकि उनको लाइफ में एक समय बुढ़ापे आएंगे और उस समय बुढ़ापे का कोई सहारा होनी चाहिए। और बुढ़ापे के सहारा तभी होगी ना जब उनके अपने बच्चे होंगे, हाँ ना। अब बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर उनके बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? इस स्टेज में वो और ज्यादा होंगे, साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ेगा उनको, और साइकोलॉजिकली इफेक्ट जब पड़ेगा तो उन्हें और भी समस्याएं आ सकती है ना। तो इन्हें क्या होगा? इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल देखने को मिल सकता है। अब इसके लिए हमारे यहाँ जो है अब धीरे धीरे मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। तो अब हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसे आर्ट बोला जाता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आपने कई बार सुना होगा आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है इसके द्वारा इनफर्टाइल कपल को फर्टाइल किए जाते हैं, या इसका मेन एम यही होता है उन्हें चाइल्ड दिया जाए जिनके पास क्या है? इनफर्टिलिटी है, उन्हीं से चाइल्ड प्रोड्यूस करवाया जाए, उन्हीं की सेम हो, किसी और का यूज करेंगे बॉडी बट सेम उन्हीं का होगा, स्पर्म उन्हीं का होगा, ओवम उन्हीं का होगा। फर्टिलाइजेशन करवा करके वहां से क्या कर सकता है? इनफर्टिलिटी को ट्रीट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो ए सेट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर एम टू ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी, जिसका एम है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करना, सही करना, ताकि किसी भी तरीके का इनफर्टिलिटी कॉज ना हो जाए, है ना। अब यहां से देखोगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर वेरियस टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, आर यूज्ड टू हेल्प इनफर्टाइल कपल्स टू कंसीव व्हेन नेचुरल कंसेप्शन इज नॉट पॉसिबल। जब नेचुरली तरीके से, हाँ ना, नेचुरली तरीके से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे कंडीशंस में कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक का यूज किए जाएंगे। अब देखो बच्चों क्या होगा, नेचुरल तरीके जो फर्टिलाइजेशन का होता है उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या कहते हैं उसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सॉरी 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 यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर क्या होगा? इन विवो फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इन विवो कहा जाएगा। और जो आर्टिफिशियली तरीके से होते हैं उसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विट्रो। तो आर्टिफिशियल से इन विट्रो, नेचुरल से इन विवो। यहाँ पर नेचुरल कंसेप्शन है, यहाँ से क्या होगा? इन विवो होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या होंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन। फिर कहाँ पर क्या होगा? इसमें क्या कर रहे हैं कि देखो ये यूटेरस है, इस यूटेरस के पास में यहाँ पर ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या हो रहे हैं? इस ओवरी के अंदर सेकेंडरी oocytes तैयार हो रहा है। याद होगा यहाँ पर सेकेंडरी oocytes बनते हैं। जब ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है तब ओवम तैयार होता है। तो यहाँ से सेकेंडरी oocyte को लाया जाएगा, उसे ओवम तक मैच्योर करवाया जाएगा किसी लैबोरेटरी के अंदर, हाँ ना, लैब के अंदर। और उसके बाद जब फर्टिलाइज हो जाए तो इसके अंदर क्या कर दिया जाए? इम्प्लांट कर दिया जाए। तो देखो एक से स्पर्म निकालेंगे, एक से ओवम निकालेंगे, वो दोनों को फर्टिलाइज करवाएंगे। अब इसके में कई टेक्निक है, सिर्फ एक ही काम नहीं है, कई टेक्निक्स ऐसे हैं जहां पर इस चीजों को करवाया जा सकता है ना। अब देखोगे यहाँ से क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दो टाइप का, इन विट्रो और इन विवो। इन विट्रो जो है आर्टिफिशियल टेक्निक है, इन विवो जो नेचुरल हो रहा था, है ना। अगर इन विवो नहीं हो पाया तब इन विट्रो कराएंगे। लेकिन हाँ, इन विवो एक नेचुरल कंडीशंस होते हैं, देखो उसके अंदर भी हम क्या क्या करवा सकते हैं, इन विवो टेक्निक से भी करवा सकते हैं, है ना। बट इन विट्रो आर्टिफिशियल हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर आईवीएफ के बारे में बात करते हैं। जो एनसीईआरटी, ये जो पेज की कटिंग देख रहे हो आप, ये एनसीईआरटी की कटिंग है। और एनसीईआरटी की कटिंग है, इसका आंसर आपको ज्यादा फायदा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। कहता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ की, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आईवीएफ। कहता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो आर्टिफिशियल, इन विट्रो, विट्रो वर्ड जो आता है वो आर्टिफिशियल से आता है बच्चों। तो जब आर्टिफिशियल के लिए यूज किया जाता है तो इसका मतलब है कि आउटसाइड द बॉडी होगा, इनसाइड बॉडी करेंगे तो फिर तो नेचुरल हो जाएगा। कहता आउटसाइड द बॉडी इन अ मोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट द बॉडी। अब सोचो फर्टिलाइजेशन अगर सेल को रख रहे हो, स्पर्म भी सेल है, ओवम भी सेल है, अब इसे क्या करना? फर्टिलाइज करवाना है तो वैसा ही मीडियम देना पड़ेगा, वैसा ही एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, जैसा फैलोपियन ट्यूब का होगा, जैसा यूटेरस का होगा, उस टाइप का एनवायरनमेंट तैयार करना होगा एक लाइफ के अंदर। फॉरवर्ड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अगर कई बार एम्ब्रियो बना के ट्रांसफर करते हैं, कई बार जायगोट ही ट्रांसफर करते हैं, कई बार हम लोग गैमेट ट्रांसफर करते हैं, तो इसके अंदर अलग अलग चीजें होगा। इज वन ऑफ सच मेथड, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज
टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आपने सुना होगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन एक टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं, और टेस्ट ट्यूब के अंदर जब फर्टिलाइजेशन करेंगे इसमें इसका नाम होगा टेस्ट ट्यूब बेबी। प्रोग्राम है ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर, वाइफ से क्या निकाला जाएगा, ओवा, जिसे ओवम भी सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, एंड स्पर्म जो मेल गैमेट होता है फ्रॉम हस्बैंड या डोनर वेन, हाँ ना, हस्बैंड या डोनर वेन से क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्पर्म को निकाल सकते हैं। कनेक्ट करेंगे एंड इंड्यूस्ड फ्रॉम जायगोट अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन द लैबोरेटरी, और लैबोरेटरी में इसे क्या कहते हैं, फर्टिलाइज करवा करके जायगोट बनाएंगे। द जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो, जायगोट बने या एम्ब्रियो बने जिसमें 8 गमास्टोमेर, याद होगा 8 गमास्टोमेर रिप्रोडक्शन हो करते हैं, 8 गमास्टोमेर मतलब 8 सेल, है ना, वो 8 के लिए कि पहले एक जायगोट बनता है, वो डिवाइड होता है तो 2 से बन जाते हैं, 2 से 4, 4 से 8 बन जाता है, है ना, 4 से 8 बन जाता है, तो इसे 8 गमास्टोमेर कहते हैं। अब ये 8 गमास्टोमेर जब तैयार हुआ तब उसको ट्रांसफर कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में। तो देखो ये अभी जायगोट की कंडीशन है, 8 से नीचे अगर है, 8 से नीचे 4 2 1 ऐसा कंडीशन है तो उसे हम ZIFT कहते हैं, जिफ्ट कहते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आएंगे, ZIFT कब होता है, 8 सेम से नीचे का जब रहता है तो उसे जिफ्ट कहते हैं, हाँ ना, इसे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। एंड एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 गमास्टोमेर, जब 8 से ज्यादा हो गया, 16 हो जाए, 32 हो जाए, इनटू द यूटेरस, अगर उसको अब कहां डाला जाएगा, तो देखो 8 से पहले रहेगा तो उसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, कहां डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। 8 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर इसे यूटेरस में डालेंगे, कहां डालेंगे, इसे यूटेरस के अंदर डालेंगे, है ना, यूटेरस में कंसीव कराया जाएगा। तो ऐसा लिखना, तो इसमें IUT कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो देखो यहाँ पे क्या था, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जायगोट बना करके इसको फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, क्योंकि 16 और 32 सेल का होता है तब वो कहा जाता है यूटेरस के अंदर जाता है। तो अगर आप 8 सेल की बात कर रहे हो ना, 16 सेल 32 सेल बना रहे हो जिनका फैलोपियन ट्यूब मानो सुटेबल नहीं है, तब उनको फैलोपियन ट्यूब में क्यों डालेंगे, तो उनको हम डालेंगे कहां पे, यूटेरस में डालेंगे। और यूटेरस के अंदर मुझे वेट करना पड़ेगा 16 से 32 से, हाँ, यूटेरस में डालने से पहले उस फीमेल की यूटेरस को तैयार किया जाएगा। हार्मोन्स के कारण से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स डाले जाएंगे, इसके कारण से पूरे यूटेरस को यूटेरस का एंडोमेट्रियम होता है उसे तैयार करते हैं, ताकि एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो जाए। ये तो आपको रिप्रोडक्शन से पता चल जाएगी, है ना, जब आप रिप्रोडक्शन का पढ़ेंगे। तो इंट्रा-यूटेराइन ट्रांसफर होगा टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, है ना, कहता है ये सब जो तरीका देखा IUT कि 8 से 16 या 32 सेल का बनाएंगे तो यूटेरस में डाल देंगे, 8 सेल से नीचे का रहेगा तो उसे फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे। ये सब क्या कहा जाता है, कहता है कि डेवलपमेंट कहते हैं एम्ब्रियोज फाउंड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये तो गया, ये सारे इन विट्रो का हो गया। अब कह रहा है कि आप एम्ब्रियो बनाइए इन विवो फर्टिलाइजेशन से, नेचुरल तरीके से, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन फीमेल आल्सो कुड बी यूज्ड फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। अब मानो कि आपने क्या किया, जिनका फैलोपियन ट्यूब ठीक है बट यूटेरस सही नहीं है, तो आप क्या करो, मतलब जो टेक्नोलॉजी आप नहीं कर सकते ना, जो टेक्नोलॉजी आर्ट है वो क्या करवाएगा, वो करवाएगा कि भाई फर्टिलाइजेशन करो, 8 से आप तैयार करो, जब तैयार हो गए तो अब सेवगेट मतलब लेके करेंगे, क्योंकि उनका यूटेरस काम नहीं कर रहा है। आप एक मूवी देखना, चोरी चोरी चुपके चुपके, हाँ ना, रानी मुखर्जी, सलमान खान और प्रीति जिंटा, ये दिन है, उसमें ये होता है कि रानी मुखर्जी जो होती है उसका क्या हो जाता है, यूटेरस गिर जाती है, इसका यूटेरस डैमेज हो जाता है, तो वो यूटेरस से क्या कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। और उनको एक होता है कि हम अपने घर में, उनके घर वाले जब शादी होती है रानी मुखर्जी सलमान खान का, तो होता है कि भाई क्या होना चाहिए, एक बच्चे तो होने चाहिए घर में। बहुत लोग उत्सुकता में रहते हैं बट बीच में ऐसी घटनाएं घट जाती है, बच्चे नहीं हो सकते, तो उसमें प्रीति जिंटा जो होती है वो सेवगेट मदर का रोल निभाती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन तो हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से करवाया जाएगा। अब जब 8 सेल का हो जाएगा तो वहां से क्या किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब से निकाल करके उसे यूटेरस में इम्प्लांट कर देगा किसी दूसरे फीमेल के यूटेरस में, उसे रेंटेड यूटेरस भी कहते हैं, हाँ ना, रेंट पर लिया गया यूटेरस, हाँ ऐसा कहते हैं। तो देखो ये क्या था, ट्रांसफर ऑफ ओवम कनेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू दैट फैलोपियन ट्यूब, ये तो समझ आ गया, उसका नेक्स्ट होगा। अब यहाँ से क्या कहता है कि ट्रांसफर ऑफ ओवम कनेक्टेड फ्रॉम डोनर, ओवम जो डोनर से कनेक्ट किया गया है उसको फैलोपियन ट्यूब में कर देंगे, जिसे जिफ्ट बोलेंगे।
गैमेट इंट्रा क्रोमोसोम ट्रांसफर। अब माना जाए कि हम चाहते हैं कि भाई किसी फीमेल का क्रोमोसोम ट्यूब का यूज करके वहां से क्या किया जाए, गैमेट को फर्टिलाइज करवा दिया जाए, तो उसे गिफ्ट कहेंगे। ऑफ अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन but can provide suitable environment for fertilization and further development is another method attempted। क्या करें कि अगर मान लो किसी एक फीमेल का हेमोपेन ट्यूब काम नहीं करा तो उसे ओवम निकालूं और किसी दूसरे फीमेल में डालूं, अब उसमें ही स्पर्म भी डालूं, वहां पर फर्टिलाइज करने जाएंगे। तो अगर वहां पर फर्टिलाइज करने का है तो वहां पर कहा जाएगा जिफ्ट। तो देखो जाइगोट को ट्रांसफर किए थे तो जेडआईएफटी हो गया था, गैमेट को ट्रांसफर करेंगे तो जीआईएफटी हो जाएगा, और ये दोनों काम हेमोपेन ट्यूब में होंगे। एक हमने पढ़ा था आईयूटी इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर जो यूटेरस में किया जाएगा, है ना। कहता इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ऐसे इज अनदर स्पेसिफाइड प्रोसीजर, एक नया प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लैबोरेटरी इन व्हिच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। अब देखो ओवम जब तैयार होता है तो इस ओवम के अंदर स्पर्म को डायरेक्ट डाल दिया जाता है। अब ऐसे कब किया जाता है, जब किसी मेल की बॉडी में स्पर्म काउंट घट गया हो, स्पर्म बहुत कम बन रहे हो, बहुत कम हो गया है, या फिर उनके बॉडी में स्पर्म की क्वांटिटी सही नहीं है, उतनी मूव नहीं कर सकता जो यूटेरस से होती है फैलोपियन ट्यूब जाकर के फर्टिलाइज कर जाए, तो वैसे कंडीशंस में मेन डोनर का स्पर्म्स को ले जाते हैं और उसे डायरेक्ट सेल के अंदर इंजेक्ट करवा दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि स्पर्म की संख्या बहुत कम है मेल के अंदर, स्पर्म्स बन नहीं है, स्पर्म की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है, तो वैसे कंडीशंस में ये करवाए जा सकते हैं, है ना। तो आईसीएसआई समझ में आ गया, आईसीएसआई क्या हो गया, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म क्या होगा, इंजेक्शन हो जाएगा, दैट मींस इंजेक्टेड टू द ओवम। Infertility cases either due to inability of the male partner to inseminate the female due to very low sperm। अभी हमने बोला कि जब उनको अगर बहुत कम स्पर्म्स आ रहे हैं तो ऐसे में, और अगर इजाकुलेट करवा रहे हैं, इजाकुलेशन से बहुत कम स्पर्म्स आ रहा है, तो वैसे कंडीशंस में एक और काम कर सकते हैं, दिस इज एआई। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। अब मान लो काऊ बफेलो इस समय होते हुए देखा होगा कि स्पर्म्स लेते हैं फीमेल के वेजिना में डाल देते हैं, वहां पर जाके फर्टिलाइज कर जाते हैं, तो जहां पर इंसेमिनेशन कम हो रहे हैं, स्पर्म्स कम आ रहे हैं, तो वहां पर क्या किया जाएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि अगर वेजिना सूख जाएगा तो वेजिना का मीडियम एसिडिक होता है, इसके वजह से बहुत से स्पर्म मर जाते हैं, और एक तो पहले से सीमेन में स्पर्म कम है, उसका वेजिना सूख करके जाएगा तो और भी क्या हो सकता है, वहां पर स्पर्म्स खत्म हो सकते हैं, तो और भी काउंट कम जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में ही डालते हैं, वहां पे हो जाएगा। इन दिस टेक्निक this semen collected either from the husband या healthy donor is artificially introduced either into the vagina या into the uterus। क्या होता है कि अगर मान लो हस्बैंड का स्पर्म है या फिर अगर फीमेल की मर्जी नहीं भाई किसी और के स्पर्म्स चाहिए, तो फिर उनके स्पर्म्स जो डोनर होंगे, हेल्दी डोनर होंगे, उनके स्पर्म्स लेकर के वहां पर क्या कर दिया जाएगा, या तो फैलोपियन ट्यूब में या तो यूटेरस में या वेजिना में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन तो पढ़ा होगा ना रिप्रोडक्शन में कि क्या होता है कि जब मेल गैमेट ट्रांसफर होते हैं फीमेल वेजिना में, है ना, उसे इंसेमिनेशन करते हैं। तो यहां से इंसेमिनेशन करवाएंगे, उसे एआई बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम दिया जाएगा इसे, है ना, क्या दिया जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आशा करते हैं आप इतना चीज समझ जाएंगे इनफर्टिलिटी का। ये सरोगेसी, सरोगेसी अभी हमने बताया था कि अगर मान लिया जाए किन्हीं की यूटेरस सही नहीं है, यूटेरस अनसुटेबल है, तो जब इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑफन सपोर्टेड बाय ए मीडियम एग्रीमेंट, आप किसी फीमेल का यूटेरस यूज करो तो भाई आप पेपर पर तैयार करते हो कि हम इनके यूटेरस को रेंट कर लेते हैं, तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए अगर वो फीमेल तैयार है, रेडी है, तो वो एग्रीमेंट करना है जिसमें एक फीमेल का, जिसको सरोगेट मदर कहेंगे, एग्रीज टू बियर ए चाइल्ड फॉर ए कपल्स। एक कपल्स के लिए जिन कपल को चाइल्ड नहीं हो रहे, उनको एक फीमेल को चलाते हैं, उनके बच्चे को उनके यूटेरस में तैयार करवाते हैं, है ना, क्योंकि उस जिस कपल्स का बच्चे हैं तैयार है, उनके यूटेरस अनसुटेबल है, तो अनसुटेबल है तो किसी दूसरे का यूटेरस का यूज करेंगे, दूसरे का गर्भाशय यूज करेंगे, और उस गर्भाशय का यूज करके वहां पर बच्चे को प्रोड्यूस करवाया जा सकता है ना। चलो देखोगे यहाँ पे कुछ और चीजें देखते हैं। कहता अनकन्वेंशनल पेरेंटल मोड। अनकन्वेंशनल पेरेंटल मोड क्या है, अब ये दो कपल्स हैं, ये अडॉप्ट करते हैं,
किसी बच्चों को, अब मान लीजिए कोई इनफर्टाइल है, अब उसको बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। तो अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो उनका अपना पेरेंट्स तो नहीं हुए ना, किसी दूसरे पेरेंट्स से जन्म किसी और ने दिया, अडॉप्ट कोई और करे, बच्चे को कोई और पाले। तो कहता है अडॉप्शन इट इज ए मीडियम प्रोसेस व्हिच फुली ट्रांसफर पेरेंट्स रिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम ए चिल्ड्रन बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू देयर अडॉप्टेड पेरेंट्स। अब एक बच्चे जो बायोलॉजिकल किन्हीं और से जन्म लिया, अब उनसे बच्चे लगे कि कोई एक पेरेंट्स से जो उनको पालने के लिए रखे हैं उसे एडॉप्टिव पेरेंट्स कह दें, तो वो किया जा सकता है ना। अगर किन्हीं को बच्चे ज्यादा हो गए, या फिर कई बार ऐसे भी होते हैं, कई घटनाएं ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कई लोग हॉस्पिटल में छोड़ के भाग जाते हैं, बच्चे जब पता चला कि फीमेल है छोड़ कर भाग गया। या कई बार क्या हो गया कि एक वैसे बच्चा हो गया जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, तो वैसे में सरकार उस रकम को दे देती है जो वो अडॉप्ट करने बच्चे खोज रहे हैं। तो ऐसे में अनकन्वेंशनल पेरेंटहुड कहा जाएगा, इन्हें अपने बच्चे मिल जाएंगे, मतलब अपने बच्चे तो बायोलॉजिकली तो नहीं होंगे बट एक पेरेंटहुड मिल जाएगा, है ना, इन्हें कहा जाएगा अडॉप्शन। अभी तक हमने इनफर्टिलिटी पे बात किया और इनफर्टिलिटी से कैसे बाहर आएंगे उसके ऊपर बात की। ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, मैं आशा है कि आपने अच्छे से सुने होंगे इस टॉपिक को और आप लगातार क्या करोगे, इस चीजों को सीखे होंगे, है ना। चलिए अब बच्चों यहाँ से हम लोग का एक और पार्ट है रिप्रोडक्टिव है, उससे पहले हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। आपको भी पानी पीने लीजिए। अगली बात है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है कि किस तरीके के इन्फेक्शंस होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये देखो एक मेल फीमेल है जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास कुछ जर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये क्या है कि यहाँ पर क्या हो सकते हैं, किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस यहाँ पर अगर मिल जाता है, हाँ, तो उसे डिजीज कहेंगे। अब देखो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, है ना, एसटीआई। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है इसमें देखो वायरस, बैक्टीरिया, जर्म्स, प्रोटोजोआ, ये सब बहुत कुछ सब कार्बन ग्रुप आपको दिख रहे हैं, अटैक करने के लिए तैयार है, हाँ ना, क्या है, अटैक करने के लिए तैयार है। अब ये देखो अगर अटैक करने के लिए तैयार है तो इसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी डिजीज को हम वेनेरल डिजीज बोलते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के में होता है उसे वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं, या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोलते हैं। कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में रिप्रोडक्टिव डक्ट के अंदर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो आरटीआई कहा जाता है, या वेनेरल डिजीज कहा जाता है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस भी कहे जाते हैं इसको। आगे कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस में क्या-क्या बीमारियां आ सकती हैं। गोनोरिया हो सकता है, सिफिलिस पड़ सकते हैं, जेनिटल हर्पिस होगा, जेनिटल वॉर्स होगा, हेपेटाइटिस बी, एड्स, ऐसे कई बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के कारण से होते हैं। अब एक एक करके हम थोड़ा इसके क्या कहते हैं एक्सप्लेन करते हैं। पहले बात करें गोनोरिया का, पहले बात करें गोनोरिया का। गोनोरिया जो होता है इसको पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया है, याद रखना, गोनोरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। निसेरिया गोनोराई इसका नाम है, निसेरिया गोनोराई इसका नाम है, और ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के कारण से ही इसके इन्फेक्शन होते हैं। तो नाम याद रखना, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है इसमें, है ना, क्या रहता है बच्चों, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन करने जाएंगे अपज्जमन होगी, है ना, पेनाइन या वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे। अब देखो ये पूरा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होंगे तो वहां पर घाव जैसा होगा, उसके कारण से क्या होंगे, कुछ लिक्विड डिस्चार्ज हो सकता है। मेल में होगा तो पेनिस के अंदर और फीमेल में होगा तो वेजाइना में। टेस्टिकुलर स्विमिंग, अगर मेल में हो तो टेस्टिस के आसपास स्विमिंग दे जाएगा, हाँ, क्योंकि इन्फेक्शन हो रहे हैं ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, और फीमेल में क्या होगा, पीरियड के बीच में ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, है ना, जबकि पीरियड के लास्ट में ब्लीडिंग होती है और यहाँ पे बीच में ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे सिम्टम्स को गोनोरिया बोलेंगे। अब ये गोनोरिया का जो ट्रांसमिशन है वो कैसे हो सकता है। अब मान ले सेक्स करवा रहे, सेक्स के टाइप्स क्या है, वेजाइनल सेक्स, अगर कोई वेजिना जो एक मॉइस्ट एरिया होता है फीमेल का, उस वेजिना में मानो कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, यहाँ पर तो बैक्टीरिया की बात हो रही, अगर वो है तो वहां पर आ सकता है। अगर ओरल सेक्स कर रहे हैं, हाँ ना, तो भी आ सकता है। एनम सेक्स कर रहे हैं
हाँ ना, तो ओरल सेक्स, एनल सेक्स, वेजाइनल सेक्स, किसी भी तरीके का सेक्स अगर कर रहे हैं तो यहाँ से भी फैलने की चांस होगी, क्योंकि ये सब जगह पे जर्म्स रह सकते हैं, क्योंकि ये सब मॉइस्ट एरिया होती है। मदर से बेबी में जा सकता है, प्लासेंटा के थ्रू बैक्टीरिया की ट्रांसफर हो सकती है, और जन्म लेने वाले बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है ना। इसके आगे चलूंगा, इसके लिए क्या इलाज है? यस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इलाज तो होगा, इसमें एक एंटीबायोटिक आती है। कहते हैं एंटीबायोटिक आर द मेडिसिंस व्हिच आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट फ्रॉम ग्रोइंग, मल्टीप्लाइंग एंड कॉजिंग डिजीज। अगर इसे एंटीबायोटिक लेते हैं, वो एंटीबायोटिक क्या करता है कि मेडिसिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को मारता है, ग्रो करने में, ग्रोइंग को रोकता है, काफी ज्यादा सेल डिवीजन होगा उसको रोकने का काम करेगा, और उससे जो होने वाला बीमारी उससे बचाएगा। इसमें क्या करते हैं, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, हाँ, ये तीन एंटीबायोटिक जो है, हम पेनिसिलिन टाइफाइड भी लेते हैं, बैक्टीरिया के ग्रो को रोकने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, तो एंटीबायोटिक यहाँ पर है पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, अमोक्सिसिलिन, हाँ, ये सब एंटीबायोटिक का यूज करके हम इसके ग्रोथ को रोक सकते हैं, इसके सेल डिवीजन को रोक सकते हैं। चलिए दूसरी डिजीज में बात करते हैं बच्चों। हमने पढ़ा गोनोरिया, गोनोरिया बैक्टीरिया का होता था, निसेरिया गोनोरिया से होता था, और इसके ट्रांसमिशन जो होते थे वो सेक्सों में होते थे या मदर से बच्चों में चला जाता था, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, हाँ ना, ये ट्रांसमिट हुआ था सेक्सों के कारण से। और इसके सिम्टम ने पढ़ा कि क्या हो सकता है, लिक्विड डिस्चार्ज होते हैं, पीरियड के बीच में बमर्स आ सकते हैं। हमने यहाँ पर ये भी देखा कि यहाँ पे टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और ट्रीटमेंट के लिए बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक यूज करें। अगला बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में दूसरी जो बीमारी है वो सिफिलिस है। सिफिलिस किसके कारण से होते हैं, ये भी बैक्टीरिया का। इसका नाम ये स्पाइरो बैक्टीरिया मिलता है, हाँ ना, बैक्टीरिया का टाइप जब पढ़ा होगा स्ट्रक्चर के बेस पे, तो बैसिलस जो रड शेप के बैक्टीरिया मिल जाते हैं, कोकस जो क्या हो जाता है तुम्हारा कॉमा शेप का बैक्टीरिया मिल जाता है, एस्पाइरम स्पाइरल शेप के मिल जाते हैं। तो ऐसे कई टाइप्स के स्ट्रक्चर, 4 टाइप का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया होती है, उसमें ये जो बैक्टीरिया होती है वो स्पाइरम होती है। इसका नाम होता है ट्रेपोनिमा पनाइडियम। क्या नाम होता है, ट्रेपोनिमा पनाइडियम। पनाइडियम कहते हैं जो एक टाइप की बैक्टीरिया है, और उस बैक्टीरिया के कारण से ही क्या होता है, ये सिफिलिस डिजीज होता है। सिफिलिस में भी क्या है, इन्फेक्टियस पेनिस जेनेटम सोर्स, ये भी जेनेटम ऑर्गन्स के ऊपर ही क्या होते हैं, इन्फेक्शन होता है, ये पेनिस है, और ये वेजिना है, यहाँ पर भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और पेनिस है, कोई दर्द नहीं होती यहाँ पे। ये सिफिलिस जो होता है इसका सिम्टम क्या है, स्विमिंग लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होती है, थाइमस होती है, लिम्फ ऑर्गन्स। इसके अलावा बहुत पूरे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की तरह के लिक्विड होते हैं, लिम्फ जो इम्यून सिस्टम तैयार करती है, और इस इन्फेक्शन के कारण से जहां जहां पर लिम्फ नोड्स होते हैं वहां पर स्वेलिंग होता है, आवाज भारीपन हो जाते हैं, हेयर का लॉस होना शुरू हो जाता है, बॉडी में एसिड्स आ जाते हैं, मतलब दाने दाने जैसे रेड जो पैचेज आता है उस टाइप्स के यहां दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सिफिलिस का जो ट्रांसमिशन है वही अनप्रोटेक्टेड सेक्स, हां, डायरेक्ट कांटेक्ट विद सोर्स। क्या क्या गया, अगर हैंड से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टच किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके कैसे, तो जो बिना हाथ वॉश किए हुए किसी भी ऑर्गन को टच करते हैं तो वहां पे भी क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन फैलने की चांसेस बढ़ सकती है। तो ये वही है वेजाइनम, ओरल, एनल सेक्स, है ना, इसके थ्रू ये आ सकता है। इसके लिए बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक सही आएंगे, और एंटीबायोटिक के थ्रू इसको क्या किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। चलिए अगला डिजीज है जेनेटम हर्पिस। 2 बैक्टीरिया से हमने कर लिया। अगला जो जेनेटम हर्पिस है, और ये जेनेटम हर्पिस जो होता है वायरस से है, हाँ, इसे हर्पिस वायरस भी कहते हैं, या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 2, ये अपना टाइप 2, HSV टाइप 2 कहा जाता है इसे। HSV2 के कारण से ये बीमारियां होती है। तो ये चले यहाँ से जेनेटम हर्पिस में किस सिम्टम क्या है, इन्फेक्टियस सोर्स इन, जहाँ पर क्या होते हैं इन्फेक्शंस होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्वेलिंग होता है, घाव की तरह हो जाता है पूरा पार्ट, पेनिस पे भी हो सकता है, माउथ में भी हो सकता है, एनस में भी हो सकते हैं, वेजिना भी हो सकते हैं, ये पूरा पूरा छाले की तरह, दाना दाना की तरह बन जाता है, ये सोर्स ऑफ हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर सिम्टम्स क्या है, देखो ये सोर्स हो गए, इचिंग होगा इसमें, हाँ, बॉडी पेन काफी करेगा, अभी हमने पीछे जो पढ़ा था उसमें पेन नहीं हो रहा था। यहाँ पर क्या होगी, फीवर आ सकते हैं इसमें, हाँ, तो ये वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज में फीवर तो सिम्टम नॉर्मली दिखते हैं। ये भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण से, वेजाइना, ओरल, एनल टेस्ट के कारण से डायरेक्ट कांटेक्ट विद सोर्स क्या होता है, इन्फेक्टियस सोर्स कहा जा रहा है, इन्फेक्टियस एजेंट को, इन्फेक्टियस एजेंट से डायरेक्ट अगर टच किए जा रहे हैं तो वहां पर भी ये इन्फेक्शंस फैलने की चांसेस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट है क्योर्ड बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम को क्या किया जाए, स्ट्रांग करके रखा जाए ताकि वायरस से लड़ सकते हैं,
यहाँ पर कहता है एंटीवायरल ड्रग्स यूज कर सकते हैं या पेट्रोलियम जेल यूज कर सकते हैं, जिससे कारण से वायरस खत्म हो सकता है और वहां पर से हम इसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। एंटीवायरस कहता है एक ऐसी मेडिसिन से जो वायरस को मिनिमाइज करता है, उसके सिम्टम को, उसके एक्टिविटी को क्या करता है, कम करता है। जैसे एड्स, साइटोमेगालोसिस, रेट्रोवायरम, ये सब जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, रेट्रोवायरम जो होता है, रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसमें जेडी विटामिन आरएनए ग्रुप में होती है ना। चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं सर जेनेटम वर्ड्स के बारे में। जेनेटम वर्ड्स क्या होता है, ये देखो, ये जेनेटम वर्ड्स के पैथोजेंस और है ना। तो यहाँ से क्या होगा, ये देखो यहाँ पर भी एक वायरस है, इसे हर्पिस वायरस कहा जाता है। ह्यूमन सॉरी हर्पिस तो किसे कहते हैं ना लोग, यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एचपीवी क्या कहा जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक टाइप का वायरस है। यार मैचिंग टाइप में देगा, ऊपर हमें दो बैक्टीरिया पढ़े, फिर हमने भी क्या पढ़े, वायरस पढ़ते हैं। यहाँ से वायरस में आ जाएंगे। इसमें भी क्या होता है सिम्टम, पेनफुल वर्ड्स ऑफ जेनेटम है ना, जेनेटम ऑर्गन्स में पेन होती है, ये पेन से यहाँ पर वर्ड्स होता है, जहाँ जहाँ इन्फेक्शन से वहाँ क्या हो गया है, दाने दाने उठ गए हैं, वहाँ पर क्या होंगे, पेन होंगे, ईचिंग, खुजली जा सकती है ना। यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये भी क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से फैलने की चांसेस होती है। इसके बाद क्या है, जेनेटम वर्ड्स में क्रायोथेरेपी कराया जाएगा, हाँ ना, वहाँ पर क्रायोप्रिजर्वेशन ठंड दिया जाएगा ताकि वहाँ पर इनएक्टिवेट किया जा सके, एंटीवायरल इंजेक्शन दिए जाएंगे, सर्जरी के थ्रू वहाँ पर सही किया जा सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट जेल लगा सकते हैं जिससे कारण इन्फेक्शन को कम किया जा सके। तो ऐसे कई टेक्निक है जिसके द्वारा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज आ गया हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का भी एक वायरल डिजीज होता है ना। यहाँ भी देखो ये हेपेटाइटिस बी का जन्म बनाया, ये भी ग्राफ। इसका पॉजिटिव एजेंट होता है हेपेटाइटिस बी वायरस और एचबी वी वायरस जिसे कहते हैं। तो पहले हम लेते हैं एचएसवी टाइप 2, फिर एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, फिर हमने देखा एचबीवी है ना, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण से ये होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सिम्टम में होता है फीवर आ जाते हैं, जॉन्डिस, जॉन्डिस में आपको पीमा हो जाता है, हाथ जो वाइट वाला रीजन तो पीमे हो जाते हैं, जॉन्डिस, वॉमिटिंग होता है, इसमें हेडेक भी आ सकता है, वीकनेस है, एब्डोमिनल पेन्स हो रहे हैं, ऐसे कई सिम्टम्स यहाँ पर आ सकते हैं, है ना। इस चीजों को देखना होगा थोड़ा। चलो, हेपेटाइटिस बी का एक कारण क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के कारण से होता है कि ए ऑर्गन अगर कोई इन्फेक्टेड ऑर्गन है, उनको उस ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, इन्फेक्टेड नीडल का यूज किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, मदर से बेबी भी ये बच जा सकती है बीमारी, है ना, हेपेटाइटिस बी। इसके बाद हम इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। अगर ये बीमारी शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए जो बीमारी होती है उसके लिए एक्यूट वर्ड कहते हैं, लंबे समय के लिए जो बीमारियां होती है उसे क्रोनिक यूज कहते हैं। ये वहां चीजें हमें पढ़ना है जब हेमथन डिजीज टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें यूज करेंगे। शॉर्ट टर्म डिजीज बहुत छोटे से टर्म के होती है, ये लॉन्ग टर्म डिजीज होता है, क्यूर्ड बाय प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड फूड डाइट। हाँ, इसमें खाने जो होते हैं लिक्विड डाइट दिया जाता है। तो जॉन्डिस डिजीज होता है, क्या होता है, पूरा नॉर्मल खाना, लिक्विड खाओ, सॉलिड खाना नहीं खाओ, ये क्योर किया जा सकते हैं। इसमें जब बहुत दिन से हो जाएगा तो इसको शुरुआत क्या किया जाएगा, एंटीबायोटिक दे जाएंगे और उसको वायरस के जो क्या है स्प्रेड हो रहा है, वायरस जो इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कर रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वीडियो रो आ जान दो, आज कुछ नहीं है सर। हमारे पास है एड्स। एड्स एक फाइटम डिसऑर्डर है। फाइटम मतलब अगर ये बीमारी हुआ तो मरेंगे, हाँ ना, बचा नहीं सकता कोई, इसमें मरेगा। देखो कितनी बॉडी पड़ी है, डेड बॉडी, देखो एकदम यहाँ तक पूरा डेड बॉडी है, हड्डी पड़ा हुआ, सर की हड्डी कहता है around 5 to 9 lakh people lost their lives annually all over the world because of AIDS। एक साल में 5 से 9 लाख लोग एड्स से मर रहे पूरी दुनिया में, है ना। अब कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में हम लोग एड्स के बारे में बात करें, क्योंकि हमने अभी एड्स की कंडीशन दिखाया क्या होता है। इसके बारे में तो हमको बचपन से सिखाया गया, 8 क्लास से सिखाया जा रहा है कि एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण से एड्स रोग होता है, हाँ, ये वायरस है। एड्स में फीवर होते हैं, बॉडी पेन आता है, बॉडी पे रैशेस दाने आ जाते हैं, इचिंग हो जाती है, वीकनेस कमजोरी आती है, चीन ठंड लगने लगता है, फीवर्स आते हैं, सोर थ्रोट है, ऐसे कई सिम्टम्स इसमें दिखाई पड़ेगा, है ना। तो आपको यहाँ से ध्यान देना है एक एक चीजों को। यहाँ पे क्या होंगे, अनप्रोटेक्टेड सेल्स से कैंसर फैलेंगे, इन्फेक्टेड नीडल, अगर डॉक्टर जो है एक ही नीडल का बार-बार यूज कर, एक पेशेंट को दिया फिर किसी और को दे दिया, तो मान लो एक नीडल दे रहे हैं, इसके ऊपर जर्म्स लगे हुए हैं,
वायरस में अगर अब इसी मीडियम से किसी और को दे दिए तो वहां पे ये जर्म्स फैल सकता, वहां पर भी ये वायरस जा सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहा जाता है कि लिक्विड ट्रांसफ्यूजन के कारण से होता है। लिक्विड ट्रांसफ्यूजन सलाइवा ट्रांसफर हो गया। अब एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हो, एक थाली में बैठ के खाना खा रहे हो तो प्यार नहीं बढ़ता, बीमारी बढ़ती है। हाँ ना, एक थाली में खाना बैठ के खाने से क्या होता है, बीमारियां फैलती है। हाँ, अगर आप एक साथ बैठ के खा रहे हो तो ध्यान देंगे कि जिनके साथ हम बैठ के खा रहे हैं उनका एक मंथ का हेल्थ रिपोर्ट क्या है। अगर आप घर में ही हो, घर के सारे मेंबर से हमें पता है घर में कि कौन कितने दिन से बीमार चल रहा है, तो अगर हेल्थ रिपोर्ट सही सबका है तो खा सकते हैं, लेकिन नहीं खानी चाहिए, बीमारियां फैलती है। हाँ ना, इससे केयर रखना चाहिए। मदर से बेबी में भी ये बीमारियां जाएगा थ्रू, क्योंकि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन से ये बीमारियां फैल रही है तो जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो नो कंप्लीट क्योर, हाँ ना, इसको हम क्योर करके क्या कर सकते हैं, मतलब पूरे तरीके से खत्म नहीं कर सकते। क्योर ये जितना दिन बचना होगा। ड्रग आता है एंटी रेट्रोवायरल, क्योंकि इसके जो वायरस होते हैं वो वायरस कैसा होता है, रेट्रोवायरस होता है, इसमें एंटी रेट्रोवायरल आएंगे। इट टू प्रोमोट द लाइफ द पेशेंट, हाँ ना भाई, पूरी जीवन भर लेना होगा। अगर कंट्रोल हो गया तो ठीक है, नहीं कंट्रोल हुआ तो भी ठीक है, खत्म होंगे आदमी। और क्या है ना, दो और एसटीआई के बारे में बात कर रहे हैं। एक है ट्राइकोमोनेसिस, जिसे ट्राइकोमा वैजिनेमिसिस है, इसका नाम देखो, वैजिना की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका आंसर कहते हैं वैजिनेमिस, हां ना। ट्राइकोमा वैजिनेमिस जो एक प्रोटोजोआ होने वाली बीमारी है होगा। ट्राइकोमोनेसिस जिसका सिम्टम होता है बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब वो टॉयलेट कर रहे होंगे, पेशाब कर रहे होंगे, उसमें वहां पर बर्निंग होगी, जलन होगा, वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे, वेजाइना से लिक्विड आना शुरू हो जाएंगे, जेनिटल ऑर्गन में इरिटेशन होगा, इचिंग होगा, हां ना, अनकंफर्टेबल फील करेगा। ट्राइकोमोनेसिस भी वही सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के कारण से ही क्या होते हैं, फैलते हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के कारण से ही फैलते हैं। हाँ ना, वेजाइना, ओरल, एनम, किसी भी तरीके का सेक्स हो उसके कारण से ये बीमारियां फैल सकती हैं। ट्राइकोमोनेसिस ड्रग्स के दवाइयां से इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। हाँ ना, प्रोटोजोआ है तो डिलीट कर सकते हो। आगे क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस जो है वो एक तुम्हारे पास बैक्टीरियल डिजीज है जिसे क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस कहा जाता है। क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस, अपना नाम अच्छे से, हाँ, क्लेमाइडिया ट्राइकोमाइटिस कहा जाता है। और इसके थ्रू क्लेमाइडियासिस में सिम्टम क्या आता है, यहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज है, टेस्टिकुलर पेन होती है, यहाँ पे ब्लीडिंग होते हैं, फीवर्स आती है, हाँ ना, ये कई सिम्टम के साथ आता है। और ये भी ऐसे ही फैलते हैं जैसा कि हमने सभी बीमारियों में पढ़ा, उसी तरीके के इन्फेक्शंस यहाँ भी देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट भी एंटीबायोटिक से, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है तो एंटीबायोटिक ही होंगे। चलिए एनसीईआरटी का पेज है और इस एनसीईआरटी पेज के साथ हम इस लेक्चर को क्या करते हैं, यहाँ पे खत्म करेंगे इस एनसीईआरटी को पढ़ करके। कहता है इन्फेक्शंस ऑफ डिजीज व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय जो भी इन्फेक्टेड डिजीज जाता है उसे कनेक्ट होने हम एक साथ उसको बोल सकते हैं कि एसटीआई हुआ है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, या फिर यहाँ पर वेनरल डिजीज है या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, सारी बातें एक ही है। कहता गोनोरिया, सिफिलिस डिजीज, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनेटल herpes, मेडिसिस, जेनेटल वॉर्स, ट्राइकोमोनेसिस, हेपेटाइटिस बी, जिसके बारे में हमने अभी सब कुछ पढ़ा, एंड कोर्स ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शंस ऑफ द रिसेंट ईयर, कुछ इयर्स में देखने को मिले इस टाइप का इन्फेक्शन। एचआईवी लीडिंग टू एड्स आर सम ऑफ द कॉमन स्टेज, ज्यादातर एनसीईआरटी ने फोकस किया है इसके एड्स के ऊपर। कहता है अमंग द एचआईवी इन्फेक्शंस इन मोस्ट डेंजरस एंड इज डिस्कस्ड चैप्टर 7 में थोड़ा सा जब पढ़ाया था तो आप बात कर लेते हैं। सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी, HIV can also be transmitted by sharing of injection, needle, surgical instrument। ये हमने अभी सब कुछ देखे बच्चों, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकता है, ब्लड के थ्रू, बच्चों में मदर के थ्रू आ सकता है, ये किसी भी तरीके से जा सकता है। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनेटल herpes एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्यूरेबल इन डिटेक्टेड। ये तीनों को छोड़ दो, इसके बाद जितनी भी बीमारियां हैं उसको क्योर किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है, पहचान कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। अर्ली सिम्टम ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस माइनर एंड इंक्लूड इचिंग, ये सब में शुरुआती सिम्टम जो आते हैं, शुरुआती सिम्टम ये आता है, उसमें कुछ इचिंग होता है, मूड डिस्चार्ज होते हैं, थोड़ा बहुत पेन होता है, स्वेलिंग आती है इसमें कहीं कहीं, हाँ ना। इन द जेनेटल रीजन इन्फेक्टेड फूड क्या होता है, फीमेल में ऑफन टू एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस में रिमेन अनडायरेक्टेड क्रॉप। कई बार ऐसा होता है फीमेल में ये जम्स रहते हैं बट उनको पता नहीं चलता है, और उसके साथ जब मेल इंटरकोर्स करता है तो मेल में ये वायरस फैल जाता है। तो फीमेल में पहले से वायरस था, बैक्टीरिया था, फीमेल में कुछ भी नहीं कर रहा था, फीमेल से ऐसे भी डर लगता सबको, है ना, फीमेल को कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि अगर मेल उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और सेक्सुअल, अब अगर कोई मेल उनके द्वारा सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या होगा,
कि वो इन्फेक्शन फैलने की चांसेस बढ़ जाएगी, है ना। तो वहां पर ज्यादा चांस होगा। जेनेटिक रीजन इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफ्टन एसिम्प्टोमेटिक, ये तो सुन में गया, कहता है मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर मॉम में तुमको पता नहीं चलता है। absence of less significant symptom in the early stage, शुरुआती स्टेज में बहुत कम रहता है। इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच टू द एसटीआई जो कारण हो जाते हैं क्या होने का, इन्फेक्शन फैलाने का कारण बन जाते हैं। कहता for long absence of youngest significant symptoms in the early stage of infection and the social stigma attached to the STI deter वही था deter the infected person from going for timely detection and proper treatment, है ना। और इन्हें अगर जैसे डिटेक्ट किया जाए तो इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट करनी चाहिए, शुरुआत में ही करनी चाहिए। दिस कुड लीड टू द ए कॉम्प्लिकेशन लेटर, अगर हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो धीरे धीरे और भी कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, जैसे बीमार रहेंगे which include pelvic inflammation। pelvic रीजन ये होता है, ये धीरे धीरे स्वेल करने लग जाएंगे। pelvic inflammation जो चेस्ट होता है उसके नीचे एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के नीचे ये होता है ना। अच्छा मेरे तो दिख नहीं रहा होगा, नीचे रीजन में आगे थोड़ा सा हमारा हिंदी भाषा के हम लोग करते हैं। अबॉर्शन का स्टिमुलस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अबॉर्शन हो सकता है, खुद से नेचुरल अबॉर्शन हो सकते हैं। स्टिम बर्थ रुक सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इरेगुलर हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी का कारण सकता है, कैंसर हो सकते हैं, कई रिप्रोडक्टिव टैप्स ऐसे आ सकते हैं। एसटीआई मेजर थ्रेट ऑफ हेल्दी सोसाइटी, therefore prevention of early detection and cure the disease are given prime consideration under the reproductive health care programs। और इस सब को अंदर हमें क्योर करना चाहिए किस प्रोग्राम में, हम इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़े थे आरसीएच प्रोग्राम में, है ना। कहता है वेरी हाई परसेंट एज ग्रुप जो 15 से 24 ईयर के होते हैं वो क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स में कई प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना, कई क्या कहते हैं कि कई मेल कई फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं, तो इस कारण से भी इन्फेक्शन फैलने के चांस बन जाता है। एज ग्रुप व्हिच यू बी बिलोंग देयर इज नो रीजन टू पैनिक बिकॉज़ प्रिवेंशन, अगर जिस एज में आप लोग हो वहां पर पैनिक की टर्म की चैनल इसमें टर्म के अनुसार से एज दे रहे हैं, उस एज में ज्यादा पैनिक में नहीं, प्रिवेंशन इज पॉसिबल, हम इससे बच सकते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दीस इन्फेक्टेड बाय कॉमन सिम्पटम्स, कुछ करना है अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अगर हम क्या होगा अननोन पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन कभी भी नहीं बनाएंगे। होगा मल्टीपल पार्टनर, एक ही मेल कई फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, एक फीमेल कई बिजनेस बना के रखिए, कई फीमेल के साथ सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं, इससे बचना चाहिए। ऑनली ट्राई टू यूज कंडोम ड्यूरिंग क्वाइटस, हमने बताया था कि फिजिकल मतलब यही एक मेथड है जिसके द्वारा हम एसटीआई को कंट्रोल कर सकते हैं। कंडोम इज ए पार्ट ऑफ फिजिकल बैरियर। इन केस ऑफ डॉट शी शुड टू गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट डायग्नोस्ड विद इन्फेक्शन, जैसे शुरुआत में पता चलता है आप अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जांच करवाइए और उसके बाद उसको ट्रीटमेंट कराइए, डायग्नोसिस करवाइए। तो ये मेरा ये चैप्टर एक बड़ी सी चैप्टर का होता है, आपके सामने समाप्त करते हैं, है ना। हमें आशा है कि आपने तीनों लेक्चर पर तीसरी लेक्चर ये आप तीनों जब पूरे तरीके से पढ़ोगे, एक साथ इसका नोट्स बनाओगे, तो आपको इससे बेहतर कोई पर आपको प्लेटफॉर्म पे किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। जिस तरीके का हमने पिक्चर डाले, जिस तरीके से हमने हर चीजों को सिंपलीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो हमें आशा है कि आपने देखे होंगे। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, हम एमसीक्यू डाल देंगे, आपका ही क्या होगा इसी टॉपर से वन का एक टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम इसको डाल देंगे, है ना। टॉपर से वन का ही टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च कीजिएगा टॉपर से वन में, ये मजबूत दीजिएगा तभी सर्च में आएगा वो, है ना। टॉपर्स में एक अपॉस्ट्रोफी एस दे दीजिएगा तब वो सर्च में आएगा, नहीं तो वो सर्च में नहीं आएगा, है ना। आप इसको सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और वहां से जाकर के आप इसके नोट्स ले सकते हैं, है ना। और हम कोशिश करेंगे कि आपका इसके नीचे वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दें, या फिर आप डायरेक्ट वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या होगा आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे और आप बेहतर तरीके से आप क्या करिएगा इसके स्टडी आप कर सकते हो। थैंक यू।